नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत जल्द जेटेट का विज्ञापन आपको आ जाएगा और आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही विज्ञापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बाजारू किताबें आ जाती है। आप सभी क्या करते हैं, बाजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बाजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रश्न भिड़ जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप और उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो करना क्या है, देखिए आपको बता देते हैं। यदि आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान जो कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक कह लीजिए और अर्थशास्त्र, यहाँ से 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वो भी किसके स्तर के होंगे, तो जेसीईआरटी जैक की जो किताब होती है उससे 10th स्तर के होंगे। तो आप या तो देखिए आपके पास किताब अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी जैक का पूरा नोट्स कंप्लीट 6 to 10 आपका बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रश्न जो है आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए इसके लिए यहाँ पर कॉस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, अगर पहले 100 कैंडिडेट का ऑफर रखा गया है, आप 500 रुपये में अभी सामाजिक विज्ञान के लिए, शिक्षक के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यह सीट फुल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे 1000। तो आप यदि चाहते हैं तो पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर अभी यहाँ पर जो है आप 500 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन फुल टाइम करवा सकते हैं और यह लाइफ टाइम होगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आपको सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा और उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पर जो विभिन्न राज्यों में अब तक पात्रता परीक्षा हुई है उसका सारा जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको 101% जो है आप यहाँ पर 60 से 70% मार्क्स आपके अवश्य आएंगे जेटेट परीक्षा में। तो आप अगर 60 से 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपके लिए क्लास 6 के भूगोल के अंतर्गत अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से आए हुए सभी प्रश्नों को यहाँ पर टेकअप करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे पहले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा थ्योरी क्लास। थ्योरी में ही आपको हम सारी चीज़ों को बताते चलेंगे कि ये किस राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। यानी थ्योरी में ही पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद नीचे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं जिसको आप देख लीजिएगा, जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। और उसके बाद इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें इसका पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको उसमें मिलेगा, जो नेक्स्ट डे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले नोट्स को देख लेते हैं। यही समझिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, थ्योरेटिकल क्लास है, सारी चीज़ों का मेंशन इसमें रहेगा कि किस राज्य के परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। और ये आपको ऑब्जेक्टिव जब हम नीचे आएंगे तो आपको सारा चीज़ मिलेगा, इसलिए पहले अभी ही थ्योरी के साथ आप क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, यूपी टेट, एमपी टेट और सी टेट, जे टेट, तीनों चारों में यह प्रश्न देखिए पूछा गया था कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर लगभग जल है, ठीक है। अब देखिए नीचे, पृथ्वी को इसी कारण नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी प्रश्न यूपी टेट में एक बार पूछ दिया जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर 71% भाग जो है जल है। जल होने के कारण ही यह पृथ्वी जो है नीला कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आगे है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। देखिए जल कितना हो गया, मान लीजिए 100%, 100% में से 97% भाग जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो 97% भाग जो है आपको महासागर में ही पाया जाता है। अब हमारे पास बहुत फ्यू मात्रा में जल बचता है जो हम लोगों को काम के लायक होता है। अगला है टॉपिक, समुद्र का जल खारा होने के कारण 97% भाग का उपयोग भी हम लोग नहीं कर सकते। 97% भाग जल का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र का जल खारा है। तो देखिए यही प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न असम टेट में पूछा गया था। समुद्र का जल होता है, समुद्र का जल होता है, वहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन के रूप में एक ऑप्शन खारा। तो आंसर यही होगा, समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जल का केवल 2.7% यानी लगभग मान लीजिए 3% भाग अलवण जल,
तथा पीने योग्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, 3 से 4 बार अभी तक पूछ दिया गया है कि जल का कितना प्रतिशत भाग जो है शुद्ध है और पीने योग्य काम में आता है, या जल का कितना प्रतिशत भाग अलवण जल है, या कितना प्रतिशत भाग जल पीने योग्य है। प्रश्न यही पूछता है। ठीक है, ये मैंने MVVI एकदम इसको मान लीजिए, ये प्रश्न यहाँ से एगो आ ही आ जाएगा। तो आपको कितना कहना है, तो 2.7 से लेकर के 2. कभी 8 भी देता है, 2.9 भी देता है ऑप्शन। ठीक है, तो 2.5 से ऊपर वाला कोई एक ऑप्शन होगा, आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो जल कितना प्रतिशत भाग जो है शुद्ध जल है, पीने योग्य जल है या अलवण जल है, तो वो आपका हो गया 2.5 से ऊपर जाइए, यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है देखिए 2.7% जो किताब में आपका है, तो 2.7 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। फिर अगला है आपका देखिए स्थल मंडल। क्या है, स्थल मंडल के अंतर्गत अब हम लोग देख लेंगे। अभी क्या था, जल मंडल के अंतर्गत जो जो चीज़ आया उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब स्थल मंडल के अंतर्गत जो जो चीज़ आएगा उसको भी कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम सभी प्राणी रहते हैं स्थल का मंडल कहलाता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम सभी प्राणी रहते हैं क्या कहलाता है, तो वो स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। यही तो प्रश्न आपको अब तक 101 बार पूछ रहा है बार बार। MVVI भी देखिए हम यहाँ आपको नोट्स में टिक कर ही दिए हैं कि पृथ्वी का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा एकमात्र ऐसा जगह वायुमंडल में जहाँ जीवन की संभावना की जाती है, जीवन जहाँ पाया जाता है वह कौन है, तो वहाँ आपको टिक मारना है, पृथ्वी है। क्या करना है, टिक मारना है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब हम चलेंगे इसके बाद वाले सेशन में, तो वहाँ आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, इसलिए अभी ये क्लास को बढ़िया से एकदम लास्ट तक जुड़ करके देख लीजिएगा, जिसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जीवन के लिए आवश्यक तत्व तो भूमि, जल तथा हवा सिर्फ पृथ्वी की सतह पर ही मौजूद है। सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा सतह है जिस पर क्या मौजूद है, जल है, भूमि है, हवा है, सब कुछ मौजूद है। वायु की परतें जो चारों तरफ से वायु से घिरती है उसे क्या वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका ये जो है बंगाल टेट में पूछा गया था। वायु की वह परत जो चारों तरफ से वायु से घिरी रहती है, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो वायु से चारों तरफ वायु से घिरे हुए क्षेत्र को आप क्या कहिएगा, तो उसमें ऑप्शन दे देगा वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। तो आप किससे मारिएगा, वायुमंडल। ठीक है, किससे मारिएगा, वायुमंडल। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक है जैवमंडल, बायोस्फीयर, जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, तो जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, तब सभी एक से जीव रहते हैं। यानी वैसे मंडल, वैसे स्थल जहां पर सभी चीज़ें मौजूद है और सभी प्राणी यहाँ पर मिलकर रहते हैं और सभी जीव भी मिलकर रहते हैं, वो सभी जैवमंडल के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है, अगला है पृथ्वी की सतह को दो मुख्य बड़े भूभागों में बांटा गया है। पहला बड़ा स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और यह 29% है, और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो ये पूछा गया था बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं, तो महाद्वीप कहते हैं। कितना प्रतिशत है, तो 29% है। इसको आगे के भी वीडियो में आपको दे दिया गया है। अगला है यहाँ पर स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 840 मीटर है। तो याद रखिएगा, स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 840 मीटर है। ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था कि स्थल मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो आपको बताना है 840 मीटर है। ठीक है, और स्थल मंडल के किसी भी जगह की माप किससे करते हैं, तो वो समुद्र तल की सतह से करते हैं। समुद्र तल के सतह से किसी स्थल का ऊंचाई मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर है। ये प्रश्न 101 बार पूछा गया, आपको बता दें 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, आपको बताना है माउंट एवरेस्ट है। कभी ये भी पूछ लिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो 8,848 मीटर। प्रश्न ये लगभग 10-11 बार पूछ दिए गए हैं ना। तो सारे प्रश्नों को देखिए हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास के अंतर्गत कवर करते चलते हैं, सारे क्लास को कवर आप लोग भी कर लेंगे। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है क्योंकि इसकी माप किससे की जाती है, समुद्र तल से की जाती है। और समुद्र तल की माप सभी जगह पर समान होता है, लेकिन स्थल की ऊंचाई कम बेसी होने के कारण यहाँ की ऊंचाई अलग अलग हो जाती है। अगला है
समुद्री जल का तल लगभग सभी जगह एक समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। यही तो प्रश्न आपको पूछे थे, यही तो प्रश्न आपको पूछा था जेटेट में भी कि स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है। तो स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है। इसलिए आप कभी कभी रेलवे स्टेशन पर जाइएगा या कहीं जाइएगा तो उसका देखिए लिखा हुआ रहेगा ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 800 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 785 मीटर। देखिए इस तरह से करके लिखा हुआ रहता है, आप देखिएगा तो ठीक है। यानी जो यहाँ पर ऊंचाई है, समुद्री जल का तल सभी एक समान होता है, इसलिए स्थल से ऊंचाई का समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल का ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है, क्योंकि समुद्र का तल सभी जगह समान होता है। अगला, समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। याद रखिएगा, समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना जाता है। क्लियर। चलिए अब देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल देख लेते हैं। चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। यही तो प्रश्न आपका जो है कि सीजी टेट में आया हुआ था, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया था स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तो वायु से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ठीक है। अब देखिएगा वायुमंडल, वायुमंडल की परतें को याद रख लीजिएगा। यहाँ से जो है एक प्रश्न आपका एग्जाम में हर बार निकल के आता है। अभी भी आया था झारखंड के जितने भी एग्जाम है सब में वायुमंडल की परत से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो देखिए वायुमंडल की कितने परतें हैं, 5 परत है। वायुमंडल का 5 परत है। इसको हम लोग देखेंगे। वायुमंडल के 5 परत में पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहर वाला मंडल के क्या कहेंगे, वायुमंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, यही होता है। अब देखिएगा क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत, पृथ्वी की सबसे निचली परत, ये सबसे नीचे हो गया, सबसे नीचे हो गया ना। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहता है और क्षोभ मंडल से ऊपरी परत को समताप मंडल कहता है। समताप मंडल से ऊपरी परत को मध्य मंडल कहता है और मध्य मंडल से ऊपरी परत को आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपरी परत को सबसे बाहर हो गया वायुमंडल। ठीक है। तो देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए हम इसलिए सारणी बना दिया क्योंकि यही सब प्रश्न केवल आता ही है, उसके नीचे इसका पूरा डिटेल्स और हम चलेंगे। ठीक है। तो क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। याद रखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में घटित होती है। ठीक है। कहाँ घटित होती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। जैसे आंधी, तूफान, बादल, कोहरा, धुंध, यहीं से प्रश्न पूछता है, यहीं से प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर आंधी, आंधी, तूफान, बादल संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में बताना है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। समताप मंडल में ताप क्या होता है, समान होता है, समान होता है, समान ताप होता है। इसलिए यह मंडल किसके लिए, वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। पूछता है कि किस मंडल में वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, वायुमंडल की कौन सी परतें में जो है वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, तो वो है आपका समताप मंडल। क्या है आपका, समताप मंडल। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाते हैं, देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल से ऊपरी वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, ये तो प्रश्न 101 बार पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, ये 101 बार पूछा गया है। क्षोभ मंडल लिखिएगा और क्षोभ मंडल से ऊपरी परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ये 11 बार प्रश्न अब तक आ गया है। और क्षोभ मंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं, सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहते हैं। अब मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तभी आपको बताए थे क्षोभ मंडल में। ठीक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल में घटित होती है। एकदम याद रख लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से छपेगा ही छपेगा। ठीक है। अब देखिए बादल का बनना, आंधी का आना, तूफान का आना, ये सभी जो घटनाएं हैं किस मंडल में घटित होती है, तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं याद रखिएगा क्षोभ मंडल में घटित होती है। बाहर कुछ नहीं होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप, सम मने समान और ताप मने ताप, यानी जहाँ पर समान ताप होता है उसे समताप मंडल कहा जाता है। जो वायुमंडल को उड़ने के लिए, वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। यही तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह वायुमंडल की वह परत जिसमें जो है वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है,
वो कौन सा यहाँ पर परत है, ठीक है। तो वो कौन सा परत है आपका, तो ये समताप मंडल है। वो कौन सा मंडल है, समताप मंडल है, क्योंकि यहाँ ताप समान रहता है और यह वायुयान को उड़ने के लिए सबसे आदर्श जगह माना जाता है, ठीक है। प्रश्न है कौन सा मंडल का ताप समान रहता है, तो ताप समान किसका रहता है, समताप मंडल का रहता है। सम माने समान और ताप माने ताप, यानी ताप वो जहाँ समान रहता है वो समताप मंडल है। अगला है वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल अच्छा माना जाता है। प्रश्न यूपी टेट में 2 बार आया है और असम टेट में 3 बार आया है, ठीक है। तो वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल अच्छा माना जाता है, तो समताप मंडल है, जिसमें वायुयान बहुत ही अच्छी तरह से उड़ सकता है, ठीक है, समताप है। अगला है वायुमंडल की परतों में 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक की परत को ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। यानी देखिए क्षोभ मंडल हुआ ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ठीक है। तो यही समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक वायुमंडल की परत पाया जाता है, जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। ये ओजोन परत का क्या काम होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओजोन का संकेत O3 होता है, ये प्रश्न पूछा गया है, 51 बार पूछा गया है। ओजोन का संकेत क्या होता है, तो याद रखिएगा O3, ओजोन का संकेत O3 होता है। इसको देख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक है। तो ओजोन का संकेत पूछेगा तो क्या आप टिकिंग कीजिएगा, O3 कीजिएगा, ठीक है। अगला ओजोन परत क्या करता है, सो देखिए, यह पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर रहने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। देखिए यही जो ओजोन परत है ना, वो हमारा महत्वपूर्ण परत है। समझिए जैसे आदमी का हेड है ना, वैसे ये परत का हेड है। क्या करता है, तो ये पृथ्वी पर ऊपर से सूरज की रोशनी सब जो आती है, उसको यहाँ पर एक क्या करता है, छज्जा का काम करता है। जैसे घर में छज्जा होता है ना, अंदर सूरज की रोशनी को नहीं आने देता, वही छज्जा अगर खराब हो जाएगा तो आपको उसमें से प्रकाश और सूरज की रोशनी आने लगता है, किरण के रूप में आता है ना। तो ये उसी प्रकार का है, ठीक है। ये उसी प्रकार का एक कवच है जो पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, ओजोन परत, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये ओजोन परत, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, सब JCERT टेक्स्ट बुक में ही आपको मिलेगा, समझ गए। अगर बाहर आप खोजने जा रहे हो ना, तो इस तरह से आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर SST का या भाषा का या किसी का भी तैयारी करना है ना, तो आप यहाँ से सारा नोट अगर 10 तक का केवल देख लीजिएगा, तो आपको बताते हैं कि यहाँ से 70% प्रश्न आपका एग्जाम में भिड़ जाएगा, एकदम आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए यही प्रश्न पूछा है, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से CFC क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, जो ओजोन परत को क्षय करती है, ठीक है। तो यही प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था, सो सुन लीजिए, आगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो उसमें मिलेगा ही। तो प्रश्न था कि कौन सी गैस जो है ओजोन परत को नष्ट करती है, कौन सी गैस जो है ओजोन परत को नष्ट करती है। ऑप्शन था उसमें CFC, देखिए CFC ऑप्शन था और सब कोई वही मारे थे, ठीक है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, जो ओजोन परत को क्या करती है, नष्ट करती है। ओजोन परत को नष्ट करने में कौन सी गैस है, CFC गैस है, ठीक है। और अब बताइए कि CFC गैस निकलती कहाँ से होगी, बाहर से तो नहीं आती होगी। तो देखिए अभी हमारे समय में जो ट्रेंड कर गया है ना, वहीं से CFC गैस निकलती है, ठीक है। एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है, याद हो गया ना। तो देखिए एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर कितने नुकसान है, और अभी हर घर में इसको अनिवार्य बना दिया गया है। इसलिए ये जो है वायुमंडल का ओजोन परत कम हो रहा है और उसके कारण गर्मी जो है हमेशा बढ़ते ही जा रही है, ठीक है। अगला, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, CG टेट में 2 बार पूछा गया है और UP टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 1 बार, ठीक है। तो देखिए ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओजोन परत की मोटाई अगर मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, क्लियर। अगला, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं, क्लियर हो गया। समताप मंडल हुआ
उसके बाद मध्यमंडल, उसके बीच में एक छोटा सा इस तरह का परत है जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। और यह परत किस लिए? तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है, इस कारण इस परत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस परत को कौन समाप्त कर रहा है, कौन पतला कर रहा है? तो इस परत को CFC गैस जो है वो पतला कर रहा है। ये CFC गैस कहाँ से निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर, कूलर एटसेट्रा से ये सारा चीज़ें निकलता है। याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न 2012 में आपको झारखंड सरकार के होने वाले एग्जाम में भी आया हुआ था। अगला है आयन मंडल। आयन मंडल जिसमें आयन का संचार हो, एक्टिव हो, आयन हो, यानी उसमें कौन कौन होगा? रेडियो तरंगे और संचार से जुड़ी सभी प्रणाली आयन मंडल में ही घटित होती है। याद रखिएगा, आयन मतलब संचार, आयन मतलब इंफॉर्मेशन, आयन ION, आयन, आयन मीन्स इंफॉर्मेशन, संचार संबंधी सभी घटनाएं, संचार से संबंधित सभी घटनाएं आयन मंडल में घटित होती है। जैसे रेडियो तरंगे हो गया, ये आयन मंडल में घटित होगा। ठीक है। अगला वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल सबसे बाहरी परत जो हमारे पृथ्वी प्रमुख परत है उसमें सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहते हैं। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। ठीक है। देखिए, अब तक आए हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेगा जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आएंगे। तो आप सभी इसका इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट डे यानी कल आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो SST का पाठ्यक्रम बहुत ही आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 6 to 10 तक का हम इतना कंप्लीट नोट्स देखिए दे रहे हैं कि आपको हम क्या बताएं। यहाँ से बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है। अगर बाहर जाता भी तो एक आध दो प्रश्न भले चले जाए ना, तो यहीं से छप जा रहा है, यहीं से एग्जाम में एकदम छप रहा है। आपको बता रहे हैं, आप सभी क्लासेस जरूर ज्वाइन करेंगे जिससे कि आपको यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स हम आपको कंप्लीट इसमें करवा दे रहे हैं, वो भी चुनिंदा प्रश्नों के साथ और पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है। चारों ओर वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या कोई नहीं। चलिए, आप लोग का आंसर बहुत सही आ रहा है, यानी वायु से घिरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहेंगे। यही आपका भी राइट आंसर है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4 या 5। ठीक है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो 5 परत है। अभी आप देखे थे 5 परत था, इस तरह से हमने बनाया था। नीचे वाला क्षोभ मंडल, फिर था क्या? सप्ताप मंडल, फिर था आपका मध्य मंडल, फिर था आपका आयन मंडल और ये लास्ट हो गया वायुमंडल। 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाला 5 परतों में बांटा गया है। ये प्रश्न आपको जो है 1001 बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, एकदम आप याद रखिएगा। अभी आकलन परीक्षा में भी देखिए पूछा गया था प्रश्न। देखिए हैंड रिटन नोट्स थे ना, ये पूरा नोट्स आपको दिया गया था और यहाँ से भिड़ा भी था ना। तो आप सभी याद कर लीजिए कि आपका JCERT नोट से बाहर नहीं जाने वाला है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल का सबसे निचली परत इस तरह से जो हम बनाते हैं तो ये ऊपरी परत हो गया और ये निचली परत हो गया। निचली परत कहाँ से स्टार्ट होता है? वो क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है। तो सबसे निचली परत कौन होगा? क्षोभ मंडल होगा। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में अब तक में। ठीक है। इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, नहीं तो भूलिएगा तो आपका नंबर कम हो जाएगा। नंबर कम नहीं होने देना चाहिए। एक नंबर, दो नंबर बटोरते रहिए, जितना बटोरा जाए। ठीक है। सिर्फ हमारे साथ जुड़िएगा और नंबरें आपको बटोरे भी करेंगे हम, इसलिए नंबर को एकदम बटोरने के लिए हमारे साथ जुड़िए। धुंध, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान, ये मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? 1001 बार आने वाला MBBI प्रश्न है। ठीक है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल ना। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, क्षोभ मंडल सबसे निचली मंडल है, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल में मौसम का ताप समान रहता है, ये हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। ओजोन मंडल ये बीच की परत है जो हमें पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आयन मंडल में इंफॉर्मेशन यानी संचार से संबंधित सभी घटनाएं होती है। तो ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ है ना, उसको आप देखिए एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा जिससे आपको दिमाग में लगे कि हाँ हो गया है। ठीक है। चलिए, वायुमंडल को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? हवाई जहाज, वायुयान को उड़ने के लिए कौन सा मंडल आदर्श माना जाता है? तो कौन सा मंडल? तो वहाँ वही मंडल आदर्श माना जाता है जहाँ समताप मंडल यानी जहाँ का ताप समान होता है उसको समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक परत पाई जाती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ओजोन परत, आयन परत या लंबा परत। ठीक है।
तो क्षोमंडल समताप मंडल के बीच परत पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच एक परत पाई जाती है, उसको ही तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है। इसमें क्या होती है? तो हमारे पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, और इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, डॉप्सन इकाई 2-3 बार प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, और इसको कौन बर्बाद कर रहा है? ओजोन परत का परत कौन पतला कर रहा है? तो ये CFC गैस पतला कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये CFC गैस पतला कर रहा है ओजोन परत को। अब ओजोन परत को CFC गैस निकल कहाँ से रहा है? तो ये आपका रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC ये सभी से निकलता है, जिसके कारण ओजोन परत पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कौन सी परत हमें पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है? ओजोन परत, CFC परत, आयन परत या हीलियम परत? तो कौन सा परत है? ओजोन परत है, जो पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सभी की रक्षा करता है। तो इस तरह से इसका पार्ट 1 हम लोग देख लिए। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे लेकर के हम आएंगे, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर और सारे मिलेंगे। आप सारे क्लासेज को देखते रहिएगा। एक क्लास आपका 5:30 बजे सुबह में है, एक क्लास आपका 6:30 बजे शाम में है, और नेक्स्ट क्लास आपका 7:30 बजे शाम में है। और भी यहाँ क्लासेज बढ़ाई जा रही है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।